रेडी। गुड मॉर्निंग चैंपियंस। सुबह के बज चुके 6, मतलब जो स्टूडेंट अभी उठ गया है वही सिलेक्शन की रेस में आगे निकल गया। आज का करंट अफेयर सेशन, और ये करंट अफेयर्स कोई बोझ नहीं है, ये वही इंस्ट्रूमेंट है, ये वही हथियार है जो एग्जाम में नंबर्स एक्स्ट्रा दिलाता है। तो दिमाग को फ्रेश रखो, कान खुले रखिए, क्योंकि आज की हर न्यूज़ कल का क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स पूरी क्लियरिटी के साथ। डियर स्टूडेंट, आपके सामने एक लाइन लिखी है, वी मस्ट ऑल सफर फ्रॉम वन ऑफ टू पेन। इन दो में से किसी एक तकलीफ से जरूर गुजरिएगा जिंदगी में। द पेन ऑफ डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है, और पेन ऑफ रिग्रेट बहुत खतरनाक चीज होती है। तो डिसिप्लिन में रहिए, रोज पढ़िए, और इस लेक्चर को एंजॉय करिए। इस लेक्चर में आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस भी है। तो चलिए पहली न्यूज को हम देखते हैं क्या चीज है। बहुत मजेदार तरीके से हम अपने करंट अफेयर्स इस बार कवर करने वाले हैं, क्रिएटिव वे से, ठीक है, लर्निंग से और कहानियों के माध्यम से। तो करंट अफेयर्स को बोरिंग बिल्कुल नहीं बनाना है। सबसे पहली न्यूज आपके स्क्रीन के सामने। चलिए, यहाँ पर एक फेमस कल्चरल फेस्टिवल के बारे में बात की जा रही है, जिसका नाम क्या है? धनु यात्रा। ओके, धनु यात्रा ओडिशा का एक फेमस कल्चरल फेस्टिवल है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर, ठीक है, ओपन थिएटर माना जाता है। मतलब थिएटर आपने देखा है, नाटक, ठीक है, बहुत सारे एक्टिविटीज उस अंदर थिएटर में की जाते हैं, लेकिन ये ओपन थिएटर होता है। धनु यात्रा होती है, कहाँ पर होती है? उड़ीसा में। सर, इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें पूरी कहानी भगवान कृष्ण और कंस की दिखाई जाती है। पूरे गांव को एक स्टेज के द्वारा सजाया जाता है। सो 11 दिन का ये मेला चलता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हमारे एग्जामिनर पूछते हैं कि ये जो धनु यात्रा है ना, ये कहाँ पे आयोजित हुई है? उड़ीसा में हुई है, टाउन ऑफ बारघर। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो पोर्ट्रेस किए जाते हैं कृष्ण जी के जन्म के। तो ये सब चीजें याद रखो, सिंपल सी न्यूज है, और आपके सामने बहुत खूबसूरत सा एक इन्फोग्राफिक्स है। ठीक है, तो नेशनल इसको फेस्टिवल का, जैसे दिवाली, तो नेशनल फेस्टिवल का एक स्टेटस दिया गया है। 11 दिन का सेलिब्रेशन होता है। एंटायर टाउन, पूरा गांव को ओपन एयर स्टेज सजाया दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए, आपके सामने एक छोटा सा बच्चा दिख रहा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, सो वैभव सूर्यवंशी अब ये जो खिलाड़ी है, इसको 14 साल की उम्र में राष्ट्रीय, ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन हमको एग्ज़ामिनर पूछते हैं। तो स्पोर्ट्स फ्रॉम व्हिच कैटेगरी? सो ये क्रिकेट, ठीक है। सो एक्सीलेंस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन वेरियस फील्ड, मतलब क्या? स्पोर्ट कौन सा है इसका? मैंने जो बताया आपको, क्रिकेट। तो क्रिकेट याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, अंडर 19 टूर्नामेंट्स खेले, और आईपीएल में बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन दिखाया है। राइट, तो प्लीज 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 इसको याद रखो। ऐसी न्यूज आपको पूछना, और आपका एग्जामिनर पूछता ही पूछता है आपको, क्योंकि इन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में, देखो 14 साल की उम्र में, इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। अब ये अवार्ड जो बच्चे 15 से 18 साल के होते हैं, जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया होता है बहुत सारी फील्ड्स में। इसके पहले करंट अफेयर लेक्चर में हमने देखा कितनी कैटेगरीज होती है। तो जो स्टूडेंट रेगुलर पढ़ेगा, जो स्टूडेंट रेगुलर जुड़ेगा हमारे करंट अफेयर्स के सेशन से, ये आपको और आगे पहुंचाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर को पढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये समझते हैं। लेकिन उससे पहले हम डेली क्विज अपडेट्स डालते हैं, लेक्चर के बीच में या लेक्चर के एंड में। तो यहाँ पे एक हमारे स्टूडेंट है, जया राकेश नाम से। तो हमने जो पूछा था, उन्होंने जवाब सही दिया है, और प्लीज आपके लिए भी ये मौका है कि आपका भी नाम स्क्रीन पे आए। तो जरूर जरूर ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, मैंने आगे पढ़ाया हुआ लेक्चर में कि हेल्थ मिनिस्टर कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, और इसके साथ दो और करंट अफेयर्स हमने ऐड किए हैं क्विज में। तो प्लीज लेक्चर को एंड तक जरूर देखिए, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कौन विनर्स है। हम डेली ऐसे, जो हमारे यहाँ पे जया राकेश सब्सक्राइबर और स्टूडेंट है, इन्होंने सही आंसर दिया है। तो ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, एंड लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिए, दो और क्वेश्चन है। ठीक है, अगली न्यूज क्या है? देखिए, बहुत ही हम इंफॉर्मेशन की तरह से पढ़ेंगे, और बोरिंग नहीं होने देंगे। गुजरात रोरिंग कमबैक अ टाइगर स्टेटस वंस। ठीक है, तो कुछ तो हमारे को यहाँ पे दिख रहा है कि गुजरात राज्य की बात हो रही है, और टाइगर से रिलेटेड न्यूज है। जी हाँ,
तो देखिए, हाल ही में एक बड़ी खुशखबरी आई है। गुजरात में बाघों की वापसी हुई है। देखिए, कई सालों के बाद गुजरात के अलग-अलग इलाकों में बाघ देखे गए हैं, जिसे कहा जा रहा है कि गुजरात ने एक बार फिर से टाइगर स्टेट के रूप में अपनी जोरदार वापसी की है। ये बाघ आसपास के राज्यों से प्राकृतिक रूप से जंगलों के रास्ते गुजरात आते हैं, पहुँचे हैं। इससे साफ होता है कि गुजरात के जंगल अब बाघों के रहने के लिए सुरक्षित बन गए हैं ये, ठीक है? सो ये खबर आपको वन संरक्षण और जैव विविधता बायोडायवर्सिटी इन दोनों के हिसाब से बहुत अच्छी मानी जानी चाहिए, ठीक है? अब ये समझो कि सर ये तो आप हमको पढ़ा रहे हो, इसको हम हमारे एग्ज़ामिनर हमसे क्या पूछेंगे? देखिए, पहली बात और आसानी से पढ़ाता हूँ आपको, यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है? चर्चा में चल रही है। देखिए, ये जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको? रतन महल, ठीक है? रतन महल सेंचुरी याद रखो। आप बोलते हो सर स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भैया स्टैटिक ऐसे ही पूछे जाते हैं कि करंट अफेयर के रूप में आपको स्टैटिक पूछा जाता है कि अब ये सेंचुरी क्यों चर्चा में है? क्योंकि इस एरिया में सबसे ज़्यादा बाघ देखे गए हैं, राइट? ओके, अब अगर हम बात करें तो इंडिया ओनली होम टू 3 बैक। अब ये एक ऐसा राज्य बन गया है, जहाँ पे आपको बाघ, चीता, ठीक है, टाइगर, लायन एंड लेपर्ड, इसको बोलते हैं हम बिग कैट्स, ठीक है? ये लेपर्ड हो गया, ठीक है? ये टाइगर हो गया और लायन हो गया, इसको बोलते हैं हम बिग कैट्स। तो करंट अफेयर जब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, सो गुजरात इज होम ऑफ लायंस, टाइगर्स एंड लेपर्ड, ये चीज हो गई। रतनमाल सेंचुरी आपको याद हो गई। उसके बाद टाइगर की टोटल पॉपुलेशन कितनी है हमारे भारत देश में? जब जनगणना हुई थी 2022 में, तो एवरेज टाइगर पॉपुलेशन कितनी है दोस्तों? 3682। ओके, अब हमारा भारत देश 70% मतलब पूरी दुनिया का 70% टाइगर वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन को हमारे भारत देश में देखा जाता है। टॉप इंडियन स्टेट मतलब भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पर है? तो पहला राज्य होता है मध्य प्रदेश, दूसरा राज्य होता है कर्नाटका और तीसरा राज्य होता है उत्तराखंड। अब इसको ही आसान वे से समझाता हूँ मैं आपको। देखो, सिंपल सी बात है, गुजरात बिकेम द ओनली स्टेट इन इंडिया। ये ऐसे करंट अफेयर्स आपको पढ़ना चाहिए जहाँ पे डाइवर्स वे से चीज़ें कवर की जाती है। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि ऐसे ही हम अट्रैक्टिव, क्रिएटिव वे से चीज़ें पढ़ें। ओके, चलिए बैक टू टॉपिक। सो मैंने जो बोला है कि 3 बिग कैट स्पीशीज़ लायन, टाइगर और लेपर्ड सब यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, उसके बाद टाइगर स्टेटस 33 साल 33 इयर्स के बाद टाइगर स्टेटस मिला है। तो ये न्यूज़ में है भाई, प्लीज़, प्लीज़ इसको इग्नोर मत करिए। अगर भारत का लार्जेस्ट टाइगर रिज़र्व की मैं बात करूँ, तो वो होता है जिम कॉर्बेट, ठीक है? टाइगर रिज़र्व कहाँ पे आता है? बांदीपुर, ठीक है? उसके बाद एक बांदीपुर और काज़ीरंगा, ठीक है? ये दोनों है लार्जेस्ट टाइगर रिज़र्व। उसके बाद अगर हम बात करें, तो और भारत में कौन-सा टाइगर रिज़र्व है? जिम कॉर्बेट कहाँ पे आता है? उत्तराखंड। उसके बाद कहाँ पे आता है? बांदीपुर, कर्नाटका। नागरहोल कहाँ पे आता है? कर्नाटका। सो प्लीज़ याद रखिए। सो ये आपको याद रखना ज़रूरी है। हम टाइगर पॉपुलेशन उसके साथ टाइगर डे कब मनाते हैं? 29th ऑफ जुलाई। देखिए, किसी-किसी को लग रहा होगा सर इतना लंबा क्यों खींच रहे हो? जाने दो, ऐसा नहीं होता। आज एग्ज़ाम डिमांड करती है डेप्थ नॉलेज की। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि हमको ऊपर-ऊपर पढ़ा दो, तो प्लीज़ ये लेक्चर्स आपके लिए नहीं है। वो स्टूडेंट्स जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, उन्हीं के लिए ये लेक्चर है। लेकिन अभी तक आपने इन सारे लेक्चर्स को नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दी गई है, क्लिक कीजिए और लेक्चर्स को पूरा देखिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब क्या हुआ है, गुजरात हमने क्लियर कर दिया, अब आ गए राजस्थान पे। तो गुजरात के सीएम और गवर्नर कौन है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। भैया राजस्थान में क्या हुआ है? देखिए, मॉडर्नाइजिंग हेल्थ केयर राजस्थान ई-स्वास्थ्य संवाद इनिशिएटिव। तो जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि करंट अफेयर में हमको पूछा जाता है कि ऐप्स एंड पोर्टल्स एंड इनिशिएटिव, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मतलब यही से बनते हैं। क्या होता है, डायरेक्ट अगर सिंपल क्वेश्चन रखना पड़े, तो वो पूछेंगे कि आपको हाल ही में, ठीक है, हाल ही में राजस्थान ने ई-स्वास्थ्य संवाद इनिशिएटिव लॉन्च करने वाला कौन-सा राज्य बना है? तो आप बता दोगे राजस्थान। लेकिन आपको अगर इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपका कहना क्या होना चाहिए? आपका कहना ये होना चाहिए कि राजस्थान सरकार ने शुरू किया है ई-स्वास्थ्य संवाद इनिशिएटिव। इसका मकसद क्या है? इसका एम है डॉक्टर और मरीज के बीच डायरेक्ट डिजिटल कनेक्शन होना चाहिए। तो हम डिजिटल चीज़ों को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। तो ओके, सो डिजिटल चीज़ें से हम अपने बाय वीकली वीडियो कॉन्फ्रेंस करवाएँ,
ठीक है? एवरी ट्यूसडे होंगे राजस्थान में, थर्सडे होंगे, स्ट्रक्चर्ड वे से होंगे। कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा मैनेजमेंट मतलब डिस्कशन होगा बजट पे, ये गवर्नमेंट करेगी। और उसके साथ-साथ अगर हम बात करें, तो जो ऑफिसर्स होंगे ये 72 आवर्स, ठीक है? जो आपकी शिकायतें हैं, ठीक है? जो आपको आपकी जो क्वेरीज़ है 72 आवर्स के अंदर इनको रिप्लाई करना ज़रूरी होगा। फ़ोकस कर रहे हैं एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है? उसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ, तो डॉक्टर और मरीज के बीच में डिजिटल संवाद मतलब विलेज लेवल तक हेल्थ इश्यूज़ को ऑनलाइन सुना जाएगा। विज़न सिंपल है, कम समय, कम खर्चा और बेटर हेल्थ केयर। सो एग्जाम का एंगल क्या होना चाहिए? डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ने ई स्वास्थ्य संवाद इनिशिएटिव लाया है। अब भैया आगे बढ़ते हैं, अपने को डायनेमिकली पढ़ रहा है, तो राजस्थान के थोड़े करंट अफेयर देख लेते हैं कि राजस्थान में क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है। मतलब यहाँ के सीएम कौन है? ये साइड में सीएम है भजन लाल शर्मा सर, ठीक है? भजन लाल शर्मा सर ये हमारे राजस्थान के सीएम है। और गवर्नर कौन है सीएम के बाद? तो गवर्नर होते हैं श्री हरिभाऊ बागड़े जी। तो ये हमारे महाराष्ट्र के रहने वाले थे, लेकिन अब उनकी जो पोजीशन है वो गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र के है। उसके बाद सॉरी, राजस्थान में और क्या चीज़ है? तो ये पूछा जाता है कि राजस्थान का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बताइए, तो वो है सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर, ठीक है? तो जयपुर में है ये स्टेडियम, प्लीज़ याद रख लीजिए। हाँ, कैपिटल क्या है राजस्थान की? वो है जयपुर। तो ये इस तरीके से आपको पढ़ना होता है, ओके? इस तरीके से आपको पढ़ना होता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ओके? सर रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में क्या चर्चा चल रही है? देखिए आरआरबी ने हाल ही में वन स्टेट वन आरआरबी इनिशिएटिव लाया है। मतलब एक राज्य, एक रीजनल रूरल बैंक, ठीक है? उसके अंतर्गत एक नया इन्होंने लोगो लॉन्च किया है, राइट? अब सब चीज़ें छोड़ के अगर हम बात करें तो सर ये जो वन स्टेट वन आरआरबी हमने तो पढ़ा है कि चलिए चर्चा में है, तो अब पूरे हटाने के बाद कितने टोटल आरआरबीज़ बचे हैं देश पे? तो 28, ठीक है? कितने आरआरबीज़ बचे हैं? 28, पहली चीज़ क्लियर हो गई बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो नया लोगो क्या दर्शाता है, ये चीज़ है। तो ये देखिए न्यू लोगो है बना, 2 कलर है ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है? तो ग्रीन क्या दर्शाता है? जीवन और प्रगति, ठीक है? और ब्लू दिखाता है पैसा और विश्वास, फाइनेंस एंड ट्रस्ट। सो अपवर्ड एरो जो है, ये सिंबल ऑफ प्रोग्रेस है, हैंड्स सिंबल ऑफ नर्चरिंग, फ्लेम सिंबल ऑफ एनलाइटमेंट, ठीक है? तो सिंपल सी चीज़ें याद रखो, टोटल अभी आरआरबीज़ बच गए हैं 21 और ये सिंबल कुछ ऐसा है। ओके, चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या है ये आपको पता होना ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश में जो फाइनेंशियल न्यूज़ होती है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे अभी आईडीएफसी बैंक चर्चा में है। अगेन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे आईडीएफसी बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है? ये ज़रूर बताइए आईडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या चीज़ हुई है ये हम यहाँ पे पढ़ते हैं। आईडीएफसी बैंक ने क्या किया है जो कि न्यूज़ में है? देखिए, आईडीएफसी बैंक ने एक ऐसा ग्लोबल सेविंग अकाउंट शुरू किया है। तो मैं जो आपको बोल रहा था ग्लोबल सेविंग अकाउंट, तो ये पहली न्यूज़ हो गई। सर याद रखो आईडीएफसी बैंक ने क्या किया है? फर्स्ट ग्लोबल सेविंग अकाउंट शुरू किया है जो खास तौर पर विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए है। किसके लिए लाया गया है? विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए। किसके लिए? नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस, ठीक है? नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस। ये अकाउंट कहाँ पर आधारित है? ये जो अकाउंट्स है भारत की गिफ्ट सिटी गुजरात में है। तो ये जो अकाउंट्स है भारत की गिफ्ट सिटी गुजरात में खोले जाएँगे, ठीक है? गिफ्ट सिटी कहाँ पे होती है? गुजरात। गिफ्ट सिटी याद रखो गुजरात में 3 बार रिपीट किया हो, गिफ्ट सिटी गुजरात में है। मैं आगे बताऊँगा क्या होता है गिफ्ट सिटी। तो ये जो गिफ्ट सिटी है कहाँ पे है? गुजरात में। गिफ्ट सिटी एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है, ठीक है? इट इज लोकेटेड इन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एनेबलिंग यूनिक इंटरनेशनल बैंकिंग फीचर्स। आप समझ गए अब गिफ्ट सिटी, ठीक है? ये विदेशी मुद्रा में बैंकिंग की सुविधाएं देती है, मतलब विदेशी मुद्राओं में हमारे बैंकिंग की सुविधाएं देती है। अब इस अकाउंट में खास क्या है? देखिए ये अकाउंट अमेरिकी डॉलर यूएस डॉलर में खोला जाता है। तो आपको पहली चीज क्लियर होगी, अमेरिकी डॉलर यूएस डॉलर्स में ये आपके अकाउंट खोले जाते हैं, राइट? अब अमेरिकी डॉलर पर लगभग 4.75 तक का ब्याज दिया जा रहा है, राइट? अगर आप अकाउंट खोल रहे हो तो इस पे ये आपके इतना इंटरेस्ट देगा। तो 2 चीज़ याद रखो, अकाउंट कौन-सा टाइप का खुला है यहाँ पे? मैं आपसे पूछूँ तो ग्लोबल सेविंग अकाउंट।
किसको? विदेश में रहने वाले लोगों के लिए। कहाँ पर? गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल। कितना? अमेरिकी डॉलर। कितना प्रतिशत का ब्याज? 4.75। आमतौर पर विदेशी खातों में जितना ब्याज नहीं मिलता, ठीक है? अब उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका विज़न क्या है? सर ये तो ला तो लिया, सो इट इज़ अ टैक्स फ्री इंटरेस्ट इनकम। उसके बाद ज़ीरो रेमिटेंस चार्ज, 100% ठीक है, रेप्स्ट्रीबल फंड्स और सीमलेस डिजिटल ट्रांसफर्स। अब सर इसको थोड़ा और आसान कर दीजिए। तो सिंपल से समझिए कि इसका विज़न ये था कि एनआरआई जो भारत के लोग बाहर रह रहे हैं, उनको भारत से जोड़ना, विदेशी मुद्रा में बचत को बढ़ावा देना और भारत की ग्लोबल बैंकिंग को एक सेंटर बनाना। सो आईडीएफसी बैंक ने गिफ्ट सिटी में एनआरआई के लिए ग्लोबल सेविंग अकाउंट शुरू किए हैं, जिसमें अमेरिकी डॉलर पर आकर्षक ब्याज दिया जा रहा है। तो गिफ्ट यूएसडी 475 फ्री, ये 4 चीज़ें अगर याद रख लिए, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल अकाउंट खोला जा रहा है, किस चीज़ में? फॉरेन यूरो, ठीक है? अमेरिकन यूरो। यूएसडी मतलब यूएसडी डॉलर्स में बैलेंस अकाउंट होगा। ग्लोबल ट्रांसफर होंगे डिजिटल तरीके से। फ्री, ठीक है? रेमिटेंस चार्ज 0 और रिस्क बहुत कम है यहाँ पे। एलिमिनेट ही हो गई, ठीक है? 475 मतलब इतना आपको जो है इंटरेस्ट उस पे मिलने वाला है। तो प्लीज़ याद रखिए ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अब ये क्या चीज़ हुई है? देखिए भारत ने, ठीक है? यहाँ पे क्या चीज़ हुई है? भारत ने पहली बार, ठीक है? पहली बार नेशनल स्टैंडर्ड्स लागू और फॉलो किया है बॉम्ब डिस्पोज़ल किस पे? सिस्टम्स पे, ठीक है? अब ये क्या चीज़ है? ठीक है? बॉम्ब डिस्पोज़ल सिस्टम, तो क्या ज़रूरत थी सर इसको करने की? ये हमारे एग्ज़ाम में क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए यहाँ पे अबाउट द न्यू स्टैंडर्ड, पर्पस क्या है? हमारे भारत देश की सिक्योरिटी को मजबूत करना। एम टू इम्प्रूव द नेशन इंटरनल सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस एंड सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। इक्विपमेंट कौन से कवर किए गए हैं? ठीक है, इसके अंतर्गत बॉम्ब के जो ब्लैंकेट्स होते हैं, बॉम्ब बास्केट्स होते हैं, बॉम्ब इनहिबिटर्स होते हैं। मतलब बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम के लिए नेशनल स्टैंडर्ड का मकसद है एक्सप्लोसिव हैंडलिंग में सेफ्टी और यूनिफॉर्म प्रोसीजर में यहाँ पे इसको लागू करवाना। इसमें क्या होते हैं, कौन-सी जो ऑर्गेनाइज़ेशन है इन्वॉल्व है, वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इनिशिएटेड बाय यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसी है डीआरडीओ, फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसके बाद टीबीआरएल, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सिंपल सी है, याद रख लीजिए, इसमें कोई इतना हेडेक वाला बात नहीं है। आगे बात करते हैं ट्रैवल एंड लीजर मैगज़ीन ने, ठीक है? किसने, क्या, किसको अवार्ड किया है? तो सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है, उसको बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2025 ट्रैवल और लीजर, ठीक है? इंडिया एंड साउथ एशिया जो मैगज़ीन है उसकी तरफ से साल 2025 का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। चांगी एयरपोर्ट अपने बेहतरीन सुविधाओं के लिए, साफ-सफाई के लिए, तेज़ सेवाओं के लिए और यात्रियों की आरामदायक व्यवस्थाओं के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ गार्डन, शॉपिंग मॉल, मनोरंजन और टेक्निकल सब कुछ चीज़ें एक ही जगह मिलती है। यह वही है कि चांगी एयरपोर्ट बार-बार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना जा रहा है और ट्रैवलर्स की ये पहली पसंद बन रहा है। तो प्लीज़ याद रखिए 14वाँ संस्करण था। तो रिसेंट में 14वाँ अगर आपको संस्करण ना पूछे तो पूछ सकता है कि चांगी एयरपोर्ट कहाँ पर आता है? तो उसका सही आंसर है सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ को और एक बार कवर करते हैं। सो द 14th एशियन वाटर बीट सेंसस विल बी कंडक्टेड इन व्हिच, ठीक है, लोकेशन, तो कहाँ पर हो रही है? गोदावरी एस्चुरी इंक्लूडिंग कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखिए एक न्यूज़ में और चर्चा है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, ठीक है? सो यहाँ पे जो बर्ड है, ये दिख रहे हैं आपको? उनकी जनगणना होने वाली है, तो ये याद रखो। ठीक है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में रतन कुमार केस, जो हमारे देश का बंधन बैंक है, उसके एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर रूप में अपॉइंटमेंट दी है। तो ठीक है, तो दिसंबर 26 2025 को ये निर्णय लिया गया था और अभी इनकी अप्रूवमेंट आ चुकी है। सो डियर स्टूडेंट, नाम रखो याद, रतन कुमार केश, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बंधन बैंक। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा बंधन बैंक के आपके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। विच इंस्टीट्यूट इनॉग्रेटेड बिहार फर्स्ट प्राम, ठीक है? यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्या नाम है इसका? परम, ठीक है? परम, ठीक है? परम रुद्र सुपर कंप्यूटर अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो किसने लॉन्च किया है? आईआईटी पटना ने। डियर स्टूडेंट, हाल ही में बिहार ने प परम परम
रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। तो सुपर कंप्यूटर ऐसे बहुत तेज कंप्यूटर होते हैं जो सैकड़ों में करोड़ों मतलब कुछ सेकंड में मतलब सेकंड्स विद इन अ सेकंड करोड़ों कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इनका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, साइंटिफिक रिसर्च, डेटा विश्लेषण और सुरक्षा से जुड़े कामों में होता है। अब दोस्तों भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? ये याद रखो। भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था क्या था? वो था परम 800, ठीक है? क्या था? परम, ठीक है? सॉरी 8000, ठीक है? परम 8000, राइट? परम 8000 ये भारत का सुपर कंप्यूटर था। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन-सा है? परम 8000, जिसको साल 1991 में विकसित किया गया था। पर प्रांप रुद्र जैसे सुपर कंप्यूटर भारत को टेक्निकल और रिसर्च फील्ड में आत्मनिर्भर बनाते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें आपने याद कर लिया। चलिए, अब डियर स्टूडेंट्स आपके लिए एक कहानी है। देखिए, ये डेटा है, इसमें हमको क्या पढ़ना है? प्रधानमंत्री विकास स्कीम, मतलब न्यूज़ में है, एक एमओयू साइन हुआ है। देखिए, ये जो फैक्चुअल डेटा होते हैं ना, यहाँ पे आपके हायर एग्जामिनेशन आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ या वेरियस ऐसे हायर लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस बनते हैं। अब मैं आपको थोड़ी-सी झलक दिखाता हूँ कि कैसे पढ़ना होता है इसको। देखो, मैं पहले तो आपको थोड़ा-सा ना कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ कि इस न्यूज़ के पीछे बैकग्राउंड क्या है। ये जो फ़ोकस करो ये वाली स्किल पे, ये फ़ोटो में। देखिए यहाँ पे ना आपको 2 बच्चे दिख रहे हैं सबसे पहले, ठीक है? एक कहानी समझो, आज का लेक्चर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो एक गाँव में 2 बच्चे रहते हैं, आरती और मोहन। उनके गाँव में बहुत पुरानी हवेली और मंदिर थे। लोग समय के साथ उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे थे, ये मंदिर्स है, इनके समय के साथ लोग देखभाल नहीं कर पा रहे थे। तभी सरकार ने एक स्कीम का अनाउंस किया, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, ठीक है? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम शुरू की। इस योजना के तहत गाँव के लोग इन हेरिटेज साइट्स की सुरक्षा, देखिए अब क्या हुआ, अंडर दिस स्कीम विलेजेस कैन प्रोटेक्ट, रिपेयर एंड प्रमोट दिस हेरिटेज साइट्स, राइट? तो अब इस योजना के तहत गाँव के लोग इन हेरिटेज साइट्स की सुरक्षा, मरम्मत और प्रमोशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो कैरेक्टर थी आरती, आरती ने सीखा कि ये स्कीम सिर्फ इमारतों को बचाने का काम नहीं करती बल्कि गांव में रोजगार, नए व्यवसाय, हैंडीक्राफ्ट्स और टूरिज्म को भी बढ़ाती है। तो मोहन ने सोचा अगर हम इसी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करें तो हमारी कल्चरल, इकोनॉमी दोनों मजबूत होंगे, राइट? तो आपने क्या समझा इसमें कि ये स्कीम ऐसी स्कीम है जो कुछ काम देती है, कल्चर को प्रोटेक्ट करती है और इकोनॉमी को बूस्ट करती है। हेरिटेज प्लस स्किल प्लस एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? सो ये अभी न्यूज़ में क्यों चल रही है? ठीक है? प्रधानमंत्री विकास स्कीम हाल ही में एक एमओयू हुआ है, कंजर्वेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप। तो चलिए ये पढ़ते हैं आप। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो अभी-अभी यहाँ पे बहुत इम्प्लीमेंट करने वाली चीज़ ये है कि दिसंबर 2025 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट कुंडली, ठीक है? तो इन्होंने एमओयू साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के साथ। किस चीज़ के लिए, कौन से स्कीम में? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम। अब ये स्कीम अभी जो मैंने बताया स्किल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड जनरेशन, जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी होती है हमारे देश की। तो अभी जो मैंने आपको समझाया एमओयू किसके बारे में हुआ, किसके 2 बीच की हुआ? एनआईएफटीएम और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज ये प्रश्न पूछते हैं। आपको स्कीम भी समझ गई। ये जो विकास स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इसको इम्प्लीमेंट कौन करती है भैया? ये करती है इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर, राइट? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। तो ये याद रखिए। उसके बाद ये स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, सपोर्ट करती है, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी देती है लोगों को, स्पेशली माइनॉरिटीज कम्युनिटी को, राइट? सो ये चीजें प्लीज याद रखिए। ये स्कीम लॉन्च कब हुई थी? 2023 में। और ये स्किल और स्कीम कौन चलाता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब भैया ये स्कीम का एक बहुत बड़ा योगदान क्या रहा है कि ये जो आप पढ़ रहे हो प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, तो कुल 5, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है टोटल 5 जो पहले की स्कीम थी, सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी, नई मंजिल, इसको रैप अप करके ये नई स्कीम लाई गई है। तो देखो इस तरीके से जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे ना तब आपके मार्क बढ़ेंगे और अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है? तो कभी-कभी ये भी पूछ लेगा कि क्या कौन-सी 5 गवर्नमेंट स्कीम थी? उसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप ये जो लेक्चर्स है गवर्नमेंट स्कीम्स के, ये देखिए, कहानी के माध्यम से पढ़ाया गया है, ठीक है? तो चलिए, अब आगे बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
प्रधानमंत्री जो हमारे सॉरी प्रेसिडेंट रिस्पेक्टेड मैडम प्रेसिडेंट मुर्मू जी है, ये एलिट क्लब में ज्वाइन हो चुके हैं, जिसमें सबमरीन मिशन में जाने वाले ये बन चुके हैं। चलिए क्या न्यूज़ है पढ़ते हैं। द्रौपदी प्रेसिडेंट मुर्मू मैम अंडरटूक सबमरीन, ठीक है, स्टोरी अबॉट, ठीक है, ये गए वहाँ पे सबमरीन में। सबमरीन का नाम क्या है? वागशेर, ठीक है, वागशेर, ठीक है, एट कारवर। सेकंड इंडियन प्रेसिडेंट बने हैं, तो पहले कौन थे? रिस्पेक्टेड डॉक्टर अब्दुल कलाम सर हमारे भारत के प्रेसिडेंट थे। तो ये वहाँ पे जाके इन्होंने अनुभव लिया, एक्सपीरियंस लिया कि कैसे ऑपरेशंस करती है सबमरीन, क्या होता है सबमरीन के अंदर, कैसे जीवन होते हैं। देखिए ये फोटोज है आपके सामने कुछ। तो ये पूछ सकते हैं कि पहले कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर। सेकंड कौन बने हैं? ये बने हैं हमारे रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट मैम द्रौपदी मुर्मू मैम, राइट। सो इसकी डिफेंस कैपेबिलिटीज क्या है, नेवी की ताकत क्या है, ठीक है, तो ये भारत में बनी हुई हमारी सबमरीन है, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं हम नए चीजें। नेक्स्ट जो चीज है दोस्तों आपके सामने, अगर हम बात करते हैं, एक आपको बस वोल्केनो का नाम याद रखना है, इतना डिटेल्स में हम अभी नहीं जाएंगे, ठीक है, इसमें क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। तो ये याद रखो, एंटास इरप्शन। अब ये क्या है? ये वोल्केनो का नाम है। एंटास इरप्शन वोल्केनो ब्लास्ट इरप्ट हुआ है। ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है दोस्तों हमारे इटली। ठीक है, हमारे इटली में मतलब हमारी इटली नहीं है, इटली एक कंट्री है, ठीक है, हमारा तो भारत देश है। तो इटली के बारे में याद रखो। तो एंटास वोल्केनो कहाँ पे अभी इरप्शन हुआ है? ये हुआ है इटली में। इटली के बारे में फैक्ट पढ़ते हैं। इटली के बारे में फैक्ट ये पढ़ना है कि इटली की कैपिटल है रोम। इटली की करेंसी है यूरो। इटली की प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। तो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर है इटली के, राइट। ओके, तो यहाँ तक आई होप कि सब चीजें क्लियर हो चुकी है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑबिचुरीज, मतलब ये जो ऐसे खबरें होते हैं ये पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक नाम है, एमिनेंट हिंदी ऑथर विनोद कुमार शुक्ला, नाम याद रखो, विनोद कुमार जो शुक्ला सर है, ये रिसिपिएंट है ज्ञानपीठ अवार्ड के। अब ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड होता है ये रिनोट हिंदी राइटर, पोएट्स, नॉवेलिस्ट को दिया जाता है। हमारा भारत का सबसे उत्कृष्ट एक हाई लेवल का अवार्ड होता है। ये 88 की उम्र में गुजर चुके हैं, प्रॉपर रहने वाले हैं रायपुर, छत्तीसगढ़ से। तो प्लीज याद रखिए कि ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त करने वाले एक ये रिनोट हिंदी राइटर है, ठीक है, नॉवेलिस्ट है। तो प्लीज याद रखो। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए थोड़ा-सा ध्यान रखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या बात की जा रही है। देखिए, रेयर अर्थ मैग्नेट सेल्फ रेजिलियंस और रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में बात हो रही है। रेयर अर्थ मिनरल्स मिनरल्स देखिए, क्या होती है, सोचो भारत में ज़मीन के नीचे बहुत सारे रेयर मिनरल्स यानी दुर्लभ खनिज मौजूद हैं। इनको खोज कर अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे, तो दल हमारा जो कंट्री है, इंडिया कंट्री है, वो सेल्फ रिलायंट होगा, यानी आत्मनिर्भर बनेगा। इसी सोच के साथ सरकार ने रेयर अर्थ मिनरल मिशन शुरू किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक सॉल्यूशन दिया गया है उसी कारवां को आगे बढ़ाने के लिए। हमारा विकसित भारत मिशन जो है 2000, ठीक है, 47 में हमको जो विकास करना है पूरे देश को, तो एक बजट दिया गया है। ये आंकड़ा प्लीज याद रखो, 7,000 करोड़ का नेशनल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है फॉर अ मेजर इन्वेस्टमेंट टू एस्टैब्लिश अ डोमेस्टिक प्रोजेक्ट प्रोडक्ट इकोसिस्टम, इंडियाज मिनरल, ये सब सारी चीजें, बस बजट का यहाँ पे आंकड़ा याद रखो, राइट। चलिए चलिए थोड़ा-सा स्टैटिक पढ़ते हैं, हमारे भारत देश में कौन क्या है। देखिए, रिसेंटली आपका जो क्विज़ है, मैंने जो सबसे पहले फ़ोटो दिखाया था, वो इसी से सॉल्व होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम। अभी वाइस प्रेसिडेंट हमारे भारत देश के कौन है? सीपी राधाकृष्णन सर। प्रधानमंत्री सबको पता है नरेंद्र मोदी जी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के सूर्यकांत सर। ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर है। उसके बाद अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। उनके बाद अगर हम बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। तो हेल्थ मिनिस्टर कौन है हमारे भारत देश के? श्री जगत प्रकाश नड्डा सर। रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव सर। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान सर। एक्सटर्नल मिनिस्टर मतलब हमारे विदेश मंत्रालय कौन संभालते हैं? सुब्रमण्यम जयशंकर सर। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा सर। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसने अगर आपने अभी धुरंधर पिक्चर देखी है तो वहां पे आप समझ जाओगे, अजीत डोभाल सर। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी। कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी अजय कुमार। इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार सर। चीफ ऑफ आर्मी जनरल उपेंद्र द्विवेदी। चीफ ऑफ एयर स्टाफ
अमरप्रीत सिंह, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो इस तरीके से हम इस लेक्चर में करंट के साथ-साथ स्टैटिक चीज़ें भी पढ़ते हैं। आगे तो बढ़ते हैं डियर डेली स्टूडेंट। करंट अफेयर्स में हम वन लाइनर भी हमेशा पढ़ते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, एक स्टैटिक चीज़ है और एक वन लाइनर्स, तो ये हमारे दिमाग में अच्छे से चला जाता है। क्योंकि पीडीएफ आपको चाहिए, पीडीएफ से आप पढ़ने वाले हो, तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लगा दी है, उसे क्लिक कीजिए और ज्वाइन हो जाइए हमारे ग्रुप्स में, ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स ऐसे इमेजेस के साथ मिले, तो आप बोर ना हो। जैसे इस तरीके के कुछ इमेजेस, तो आप क्रिएटिव वे से अगर पढ़ोगे तभी करंट अफेयर्स को याद रख पाओगे, ठीक है। उसके साथ साथ आपको, अगर आपने इस चैनल को अपने दोस्तों तक नहीं शेयर किया है, या दोस्तों को नहीं बोला है कि सुबह 6 बजे एक बेहतरीन क्लास होती है सिद्धांतो एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे, तो प्लीज उनको जरूर बताइए। एंड हाँ, पढ़ते हैं हम हमारा वन लाइनर्स। देखिए, व्हेन विल द फोर्थ एडिशन ऑफ काशी तमिल संगम वाराणसी में होने वाला है? तो ये कहाँ पर होने वाला है डियर स्टूडेंट? ये होने वाला है वाराणसी में, दिसंबर, ये ठीक है, मतलब हो चुका है दिसंबर में। तो ये इस महीने का है वन लाइनर, ठीक है। तो प्लीज ये भी याद रखो। व्हाट हिस्टोरिक फ्रेट माइलस्टोन, देखिए फ्रेट माइलस्टोन मतलब क्या होता है, जो हमारी रेलवेज की मालगाड़ी होती है, माल वाहक होता है, उन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में कितना मिलियन टन जो मटेरियल है, गुड्स है, उसको लेकर गए हैं? तो 1020 मिलियन टन। नेम ऑफ न्यू इलेक्ट्रिसिटी लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय सेंटर, क्या है? इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025। उसके बाद भारत देश के 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस सूर्यकांत, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल फ्रेमवर्क ऑफ चंडीगढ़ लाया गया, आर्टिकल 240। हाउ मेनी स्किल कैटेगरी, देखिए कितनी स्किल कैटेगरी होती है, डिड इंडिया कम्पीट एट वर्ल्ड स्किल एशिया, जो एक इंडेक्स आता है जिसमें 21 कैटेगरीज में हम अपने को दर्ज कराते हैं। व्हाट इज अ टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर लॉन्च बाय, ठीक है, ये जो वुमेन्स के लिए लाया गया है, तो लाया गया है ये है 14490। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने बजट अलोकेट कितना किया है उनके लिए, उन लोगों के ऊपर खर्च करने के लिए उन मिनिस्ट्री ने, वो है 15,000 करोड़ का। व्हाट इज द नेम ऑफ भारत की पहली खुद से बनाई गई क्रिस्पर थेरेपी सिकल सेल डिसीज, ये है बिरसा 101। हाउ मेनी मैट जो ये शहीद होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑपरेशन जो पवन हुआ था, विल बी ऑफिशियली ऑनर्ड बाय इंडियन आर्मी, उसका है 1171 शहीद हुए हमारे देश के जवान। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब बढ़ते हैं आगे। फिर से एक और नई चीज चर्चा में चल रही है हमारे भारत देश में, वो है श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन, ठीक है। अब सर ये हमको क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन से आता है। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था नॉर्थ कल्चरल जोन कल्चरल सेंटर अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो याद रखो, इसको भी इंडिया का एक ओल्डेस्ट हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल है। क्वेश्चन कैसा पूछेगा कि ये जो है, क्या नाम है? श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन। तो ये जो है, ये 2025 है, प्लीज इसको 5 कर दीजिए। तो ये जो है, ये क्या चीज है? ये आपको ऐसे तरीके से पूछेगा तो आपका उत्तर होना चाहिए भारत का पुराना हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल, ठीक है। क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल, ठीक है, ये याद रखिए। क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल, ये इसका कितना एडिशन था? 150वां, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर हुआ है, तो जलंधर कहाँ पे आता है? पंजाब, ठीक है। तो जलंधर में हुआ है, ठीक है। धुरंधर से याद रखो जलंधर। जिसने अगर मूवी नहीं देखा है या देखा है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मतलब जलंधर में क्या हुआ है ये कमेंट कीजिएगा, मूवी नहीं। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप वीडियो को लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ये एक दुखद घटना होती है कि सुबह-सुबह हम आपके लिए उठ के ऐसे शानदार लेक्चर तैयार करते हैं। तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर पढ़ते हैं। सीनियर, ठीक है, 87th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है? विजयवाड़ा में। अब देखिए, वुमेन्स सिंगल में विनर कौन है? महिला एकल में सूर्या चरिश्मा तमारी, ठीक है। उसके बाद मेंस सिंगल में ऋत्विक संजीवस, ठीक है। तो ये दो नाम याद रखो। तो प्लीज, ये हाल ही में अभी 87 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई है विजयवाड़ा में। तो स्पोर्ट वाली न्यूज़ है डियर स्टूडेंट। आपके लिए क्वेश्चन है, कल का करंट अफेयर जिसने पढ़ा है, कल का लेक्चर जिसने देखा है, वहां पे मैंने ये पढ़ाया था। तो पहला क्वेश्चन क्विज में मैंने क्या दिया था आपको? सबसे पहले
मिनिस्टर पूछे थे, एक एजुकेशन एंड एक सॉरी हाँ, एजुकेशन और हेल्थ। तो सबसे पहले जाइए, पहली स्लाइड देखिए और ये 2 क्वेश्चन मुझे बताइए, मतलब 2 + 1 टोटल 3 क्वेश्चन्स है, जिसके आंसर्स आपको देना है। मतलब 1 का आंसर क्या है, आप चाहे कमेंट बॉक्स में पूरा आंसर लिख दे सकते हैं, 2 का आंसर क्या है, ठीक है? एंड 3 का आंसर क्या है, ठीक है? तो ऊपर मैंने टोटल पहले वाले क्विज़ में 2 क्वेश्चन पूछा था एंड ये 2, टोटल 4 क्वेश्चन है। कमेंट में आपका आंसर आना चाहिए, तो कल सुबह हम आपकी एक शानदार सी कमेंट के साथ फ़ोटो लगाएँगे। कांग्रेचुलेशंस के साथ सबको दिखेगा कि हाँ, ये स्टूडेंट है जो डेली मेहनत कर रहा है, अपने एग्ज़ाम के लिए सिंसियर है और बाकी लोगों से आगे बढ़ के इसने हिम्मत तो की है कि उसने एटलीस्ट आंसर बताया है। डियर स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। अगर आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ना चाहते हैं या मेरे डेली लेक्चर्स, दूसरे कोर्सेज़ भी परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये ऐप डाउनलोड कीजिए या इन नंबरों पे कॉल कीजिए। कोई भी चीज़ डायरेक्टली आपको यहाँ पे मदद कराई जाएगी। इस एप्लीकेशन के द्वारा आपको फ्री पीडीएफ्स, टेस्ट सीरीज़, जॉब्स के अलर्ट और बाकी डेली क्विज़ेज़ डेली बेसिस पे आपको मिलने वाला है डियर स्टूडेंट। अगर आप कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस नंबर पे कॉल ज़रूर कीजिए। एंड हाँ, अगर आप ऑफ़लाइन हमारे ब्रांचेस विज़िट करना चाहते हैं या आप पुणे महाराष्ट्र आने का एक बार विचार कर रहे हैं, तो ये हमारा एड्रेसेस है, इन एड्रेस पे ज़रूर आइए। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया, सोशल हैंडल्स हैं, इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि डेली अपडेट्स और आप हमसे जुड़े रहें और हम आप तक सारी डिटेल्स पहुँचाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय-बाय।